समा भी जल सकती है, बूझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। बूझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूँ ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। आप लगातार मेहनत करें दोस्तों, लगातार आप वीडियो देखें, आपको गणित में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, ये मेरा वादा है। इतनी मेहनत करनी है आपको, इतनी मेहनत करनी है आपको दोस्तों कि लोगों को ये विश्वास हो जाए और अपने मन से ये फीलिंग्स आने लग जाए कि जब भी हमने पानी पिया है तो पहाड़ों का सीना चीर कर पानी पिया है। लोगों को ये बता देना है अपने अंदर ये आग है। दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल क्लासेज पर। न्यू टॉपिक के साथ आज हम चर्चा करेंगे। द्विघात का समीकरण है ax² + bx + c। इसके जो शून्यक आएंगे उनके मध्य जो संबंध होगा, गुणांकों और शून्यकों के मध्य जो संबंध होगा, उसकी आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही सबसे पहले हम ये तो जान लें कि शून्यक निकलेंगे कैसे। ये आपने 9th में पढ़ रखा है कि इस बहुपद के शून्यक कैसे कैसे निकलते हैं। और अपने 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर 3 है, तीसरा चैप्टर है, उसमें भी हम ऐसे समीकरणों के ऐसे बहुपदों के शून्यक निकालना सीखेंगे। पहले हम गुणनखंड विधि की सहायता से शून्यक सीख लेते हैं। ठीक है, आपको अच्छी प्रकार से मैं समझा दूंगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। टॉपिक का नाम हमारा ये है। ठीक है, द्विघात का जो बहुपद है उसके शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध हमें सत्यापित करना है और साथ ही जांच भी करनी है प्रश्नों में कि जो संबंध है वो सत्य है या नहीं है। ठीक है, तो एक बार पहले हम देख लेते हैं कि शून्य कैसे निकलते हैं गुणनखंड विधि की सहायता से। अपने बुक का कोई प्रश्न भी ले लेते हैं ताकि आपको 2 बार रिवीजन हो जाएगा उसका। देखो, एक जैसे द्विघात समीकरण में ले रहा हूँ 4x² माइनस 4x + 1 है। ये एक द्विघात का समीकरण मैंने लिखा है। आपको विगत क्लास में मैंने बताया था कि जो बहुपद होता है उसमें जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं, उससे एक भी ज़्यादा शून्यक नहीं निकल सकता, कम जरूर हो सकते हैं। द्विघात का बहुपद है तो इसके शून्यक कितने आएंगे भाई? 2 आएंगे। इसके शून्यक कितने आएंगे? 2 आएंगे। और वो कैसे निकलते हैं? गुणनखंड विधि की सहायता से शून्यक निकालना सीख लेते हैं। हमें ये प्रश्नों में आवश्यकता पड़ेगी। जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है वो एक बार ध्यान से देखे, आपको भी समझ में आ जाएगा। फिर सबका साथ सबके विकास के नारे के साथ हम आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे हम क्लास का लेवल अपर करेंगे। 10th क्लास में पूछेंगे, 9th से 10th में। तारतम्यता बनी रहे दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अन्यथा मैं डायरेक्ट भी चालू कर सकता था। देखो यहाँ पे इससे कंपेयर कर लेते हैं एक बार। पेन नहीं चल रहा, एक बार साइड डाल लेते थोड़ी सी। देखो दोस्तों, आप देखोगे ऊपर वाला जो जनरल हमारा फॉर्मेट है, व्यापक रूप है, इससे हम इसको कंपेयर करें, इसको कंपेयर करेंगे तो आप पाओगे कि यहाँ पे a की जगह क्या आ गया भाई? 4 आ गया। a बराबर क्या आ गया? 4 आ गया। b बराबर क्या है भाई? इसमें b की जगह इसमें क्या आ रहा है? -4 आ रहा है। क्या आ रहा है? -4। और c की जगह क्या आ रहा है? इससे तुलना कर रहे हैं दोस्तों हम। c की जगह क्या आ रहा है? इसमें 1 आ रहा है। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद में इसके गुणनखंड करने हैं हमें। गुणनखंड कैसे करेंगे? 4x² माइनस 4x + 1 बराबर इसके टुकड़े करने हैं। टुकड़े करके आपको रैखिक समीकरण में बदल लेना है, रैखिक बहुपद में बदल लेना है। यहाँ पे समीकरण नहीं है, क्या है? बहुपद है। समीकरण और बहुपद में अंतर पहले मैं बता देता हूँ आपको। समीकरण क्या होता है और बहुपद क्या होता है। यदि किसी बहुपद के बराबर में 0 लगा दे, जैसे यहाँ पे 0 आ गया, ये बहुपद तो था ही हमारा, पहले से बहुपद था, और मैंने बराबर में क्या लगा दिया? 0 लगा दिया, तो ये क्या बन गया? समीकरण बन गया। बहुपद और समीकरण में केवल यही अंतर होता है, बहुपद में बराबर में 0 नहीं आता और समीकरण में बराबर में क्या आता है? 0 आता है। इसलिए मेरे मुंह से कई बार समीकरण निकल जाता है, तो आप बहुपद ही समझना दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे हमारा बहुपद क्या है? 4x² माइनस 4x + 1 दिख रहा है। अब इसके टुकड़े कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जो a है उसको किससे गुणा करते हैं? c से गुणा कर लेते हैं। रफली अपने दिमाग में ये काम करना है दोस्तों। a को आप c से गुणा करोगे तो a का मान कितना आ रहा है? आपके 4 आ रहा है, और c का मान कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो गुणा करोगे क्या आ गया भाई? 4 आ गया। a को c से गुणा किया तो क्या आ गया दोस्तों? 4 आ गया।
अब आपको इस b के ऐसे टुकड़े करने हैं, इस b के ऐसे टुकड़े करने हैं। जो b क्या है आपका, b क्या है वही 4 है माइनस का, b क्या है माइनस का 4 है। इस b को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि उनको जोड़े, दोनों टुकड़ों को जोड़े तो क्या आ जाए, माइनस के 4 आ जाए, और उन दोनों को गुणा करें, दोनों टुकड़ों को गुणा करें तो हमारा a इंटू सी जो आया था वो आ जाए। तो -4 के ऐसे दो टुकड़े हो जाएंगे बड़ी आसानी से। पहला टुकड़ा -2 और दूसरा टुकड़ा भी क्या -2। -2 और -2 को आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा दोस्तों, और दोनों को गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। यही हमें लाना था। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ आपको दोस्तों, सबसे पहले a को c से गुणा करके देख लेते हैं। a को c से गुणा किया, हमारे 4 आया था, ठीक है। फिर हमारा जो b है, b का मान है -4। इस b के ऐसे दो पार्ट करने हैं आपको, दोनों पार्टों को जोड़े हम तो वापस वही b आ जाए, यानी कि -4 आ जाए, और दोनों पार्टों को गुणा करें, दोनों भागों को गुणा करेंगे तो वापस क्या आ जाना चाहिए, आपके a इंटू सी आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे -4 के दो टुकड़े हुए, -2 दोनों को गुणा करते प्लस का 4 आ जाता है, जोड़ते हैं तो माइनस का 4 आ जाता है। अब आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, पहला भाग ऐसे के ऐसे उतार देंगे, 4x² मैंने ऐसे के ऐसे लिख दिया है। b के हमने दो टुकड़े कर लिए, यही तो आपका b था भाई -4, इसके दो टुकड़े किए आपने -2 और -2, इसके आगे x लगा हुआ है, इनके भी आगे x लग जाएगा, ठीक है। b के दो टुकड़े किए थे, दोनों टुकड़ों को मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे -4 था, मैंने -4 को दो जगह डिवाइड कर दिया दोस्तों, -2x और -2x, तो माइनस का 4x बन गया, ठीक है। आगे वाला पार्ट ऐसे कैसे लिख देते हैं हम, प्लस का 1 आ गया। अब पहले हमारे पास यहाँ पे 3 पद थे, 1 2 और 3, अब इसमें 4 पद हो गए दोस्तों। आप देखोगे 1 2 3 और 4, तो 2 के जोड़े बड़ी आसानी से बन जाएंगे, ऐसे 2 के टुकड़े बन जाएंगे, ठीक है। पहले जोड़े के अंदर क्या कॉमन आ रहा है वो आपको ले लेना है। इसमें भी x दिख रहा है और इसमें भी x दिख रहा है हमें, ठीक है, तो x बाहर आ जाएगा। साथ ही इसमें 4 है, यहाँ पे 2 है, तो बताओ 4 और 2 में किसका भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, यानी कि 2 भी इसमें से क्या होगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 कॉमन आने के बाद में क्या बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा माइनस, ठीक है, और साथ में x² है, एक x आपने बाहर ले लिया तो एक x भी बच गया है यहाँ पे। आगे देखोगे आपने 2x बाहर ले लिया। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये कुरापती आइडिया सूझता है, कुरापती आइडिया आता है कि सर 2x तो बाहर ले लिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं, 0 बचा है। मैंने कई बार देखा है, ये समस्या मेरे सामने कई बार आती है, मैं जब 10th में पढ़ाता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनका दिमाग बहुत कम काम करता है, ठीक है। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। जो आप कॉमन ले रहे हो 2x, ठीक है, यहाँ पर भी आपको 2x दिख रहा है और मैं कह रहा हूँ कि 2x तो बाहर आ गया, तो दिमाग में पर्सन ये उठता है तो यहाँ पे तो कुछ ही नहीं बचा, यहाँ पे 0 बचा, वो सरासर क्या होगा, गलत होगा। जो आप बाहर ले रहे हो, ठीक है, जो संख्या आप बाहर ले रहे हो, कॉमन ले रहे हो, उसका भाग देना है इसमें ज़रा। 2x में 2x का भाग दोगे तो क्या आएगा भाई, 1 आएगा। तो यहाँ पे भागफल बचता है, क्या बचता है, भागफल बचता है। देखो यहाँ पे जैसे 4 थे, आपने 2 बार लिए 4 से, तो आपको दिखने में ऐसा लग रहा है 2 बार आ गए तो 2 बच गए, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपने 2 का भाग किस में दिया था, 4 में दिया था, कितनी बार गया है, 2 बार, तब वो वाला 2 है, ठीक है। आगे आप देखोगे दूसरा पार्ट क्या है, -2x प्लस का 1 है, इसमें से आपको कॉमन लेना है। तो इनमें से दोस्तों कोई कॉमन दिख ही नहीं रहा है इसमें और इसमें, जो दोनों में हो, ठीक है। तो हम ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे बनाना है, तो आप क्या करोगे, माइनस का चिन्ह कॉमन ले लोगे, माइनस का 1 तो सभी में कॉमन होता है, जैसे 2 लिखा हुआ तो इसको 2 × 1 कर सकते हो आप, तो 1 तो सभी में छुपा हुआ होता है। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते वापस वही संख्या आ जाती है, तो आपका यहाँ पे 1 तो कॉमन आएगा ही आएगा भाई, 1 तो सभी का कॉमन पार्ट होता है ना। तो यहाँ पे माइनस का 1 का आपने कॉमन ले लिया, तो माइनस का जो है वो प्लस का हो जाएगा दोस्तों, 2x, और ये प्लस का था ना, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। समझ में आ रहा है। उसके बाद में फिर से देखो ये 2 पार्ट बन रहे, एक ये पार्ट और एक ये वाला पार्ट। इसके 2 पद हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों में से क्या कॉमन है भाई, आपको दिख रहा है 2x - 1 इसमें भी है, 2x - 1 इसमें भी है, तो 2x - 1 आप कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये तो बाहर आ गया आपके पास, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2x, और माइनस ये वाली संख्या भी बाहर आ गई, यहाँ पे क्या बचा, -1। आप देख रहे हो 2x - 1 2x - 1 दोनों ही क्या आ गए, सेम आ गए, इसके ये गुणनखंड हो गए, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है दोस्तों, इसके शून्यक निकालने हैं। क्या निकालना है, इसके शून्यक निकालने हैं। तो शून्यक निकालने के लिए बराबर में 0 सदैव चलता है, वो मैंने लिखा नहीं था, अब लिख लेते हैं, ठीक है। किसी बहुपद के शून्यक निकालते हैं तो पहले उसको समीकरण में बदल लेते हैं, बराबर में 0 लगा लेते हैं, ठीक है। तो बराबर में 0 चल रहा है, वो पहले हम भूल गए थे, अब लगा लिया है हमने यहाँ पे 0। अब ये दोनों संख्याएं क्या है, गुणा होके क्या आ रहा है, 0 आ रहा है।
ये वाली संख्या और ये वाली संख्या गुणा होकर क्या आ रहा है भाई, 0 आ रहा है। तो गणित में आपने इतना तो पढ़ाई होगा, दो संख्याओं का गुणा 0 कब आता है, दोनों में से कोई ना कोई एक संख्या 0 होगी तभी वो क्या आएगा, 0 आएगा दोस्तों, अन्यथा 0 नहीं आएगा। इन दोनों में से कोई ना कोई एक 0 है। तो ये तो आपको दिख रहा है दोनों ही संख्या सेम है, तो 2x - 1 बराबर 0 करोगे, या तो ये 0 है या ये 0 है। तो ये क्या बन गया आपके पास, रैखिक समीकरण बन गया, जो कि आपने विगत क्लास में, पिछली क्लास में आपने देखा है सोल्व करना। इसको कैसे सोल्व करते हैं, पक्षांतरण कर लेते हैं। -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा दोस्तों। ये माइनस का 1 उधर आके किसका हो गया, प्लस का हो गया। तो x बराबर क्या आ गया भाई, 1/2। क्या आ गया, 1/2। फिर इसको लेकर 0 करोगे आप, दूसरे वाले भाग को 0 करोगे तो उसका भी आंसर क्या आएगा, 1/2। तो कहने का मतलब ये हमारी बुक का ही क्वेश्चन है, ये 3.1 का ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 3.1 का, जो पहला क्वेश्चन है उसका दूसरा भाग है, यानी कि दूसरा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसके दोनों ही शून्य क्या है यहाँ पे, 1/2 1/2 है दोस्तों, दोनों ही शून्य क्या है, समान है, ठीक है। तो आपको शून्यक निकालना आ गया होगा दोस्तों, गुणनखंड विधि की सहायता से आप इस प्रकार से शून्यक निकाल सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं हमारे इस चैप्टर पे, जो हमारा आज का मूल टॉपिक है, इसको सॉल्व करते हैं और 1% करते हैं। क्लास को लंबी नहीं करेंगे, आज छोटी क्लास करेंगे 20-25 मिनट की, और आपको बहुत आसानी से समझाएंगे। काफ़ी टाइम है अपने पास, ये मत देखना आप कि कोरोना की वजह से हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है। मैं आपका कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा दोस्तों, मेरे ऊपर विश्वास रखिए, सीने पे हाथ रखिए, आपको वादा करता है राजेंद्र कुमार कि आपका कोर्स कंप्लीट होगा यहाँ पे इस चैनल पे। तो आप लगातार बने रहिए। देखो, गणित के अंदर कोई चीज़ अज्ञात होती है, उसको हम क्या मान लेते हैं, अपने मन से मान लेते हैं, x y मान लेते हैं। अब यहाँ पे x और y तो इसमें दिख ही रहा है, आपको द्विघात समीकरण में दिख रहा है। अब आपके इनके शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध बनाना है, हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद है उसके शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध लाना है आपको दोस्तों। तो संबंध कैसे लाएंगे हम यहाँ पे, केवल डायरेक्ट मैं आपको सूत्र बता रहा हूँ, याद तो आपको करना ही पड़ेगा। देखो, गणित की जो बुनियाद होती है वो सूत्रों पर टिकी हुई होती है। सूत्र आपको याद नहीं होंगे, समझ लो कि आप कुछ नहीं कर सकते। और सूत्र का सत्यापन भी मैं बता दूंगा आपको, परंतु सूत्र तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे सुभाष चंद्र जी बोस कहते थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और मैं कहता हूँ दोस्तों आप मुझे सूत्र दो मैं आपको गणित फटाफट सिखा दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ हम, ठीक है। यहाँ पे जो द्विघात का बहुपद है, द्विघात बहुपद है, इसके शून्यक हमें नहीं पता है क्या है, ठीक है। इसके शून्यकों का पता नहीं है क्या है, ax² + bx + c के शून्यक मालूम नहीं है दोस्तों हमें। और गणित में जो चीज़ अज्ञात होती है उसको तो हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान ले, अब यहाँ पे पहला शून्य को अल्फा मान लेंगे और दूसरे शून्य को हम क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। अब 10th क्लास में हो, समझ में आ रहा होगा, अल्फा ऐसे लिखते हैं और बीटा ऐसे लिखते हैं दोस्तों। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। संबंध आपको सूत्र की सहायता से मैं बता रहा हूँ। माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा एवं बीटा है, अल्फा एवं बीटा है। इसके दो शून्यक आएंगे, द्विघात का बहुपद है तो दो शून्यक आएंगे। एक शून्यक को मैंने अल्फा माना है और दूसरे शून्यक को क्या माना है, बीटा माना है। तो इसमें जो आपको ये लाइन दिख रही थी, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए, देखो, शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध। तो शून्यक तो अल्फा और बीटा आ गए, आपने मान लिया, मैंने मान लिया शून्यक अल्फा और बीटा है। अब दूसरी चीज़ इसमें आ रही है, गुणांक क्या है, गुणांक क्या है। पिछली क्लास में मैंने बताया था इस द्विघात बहुपद में जो गुणांक है वो क्या है। x² का गुणांक क्या है, a है, x का गुणांक क्या है, b है, और अचर पद क्या है, c है। तो आपको संबंध किस किस के मध्य में बनाना है, अल्फा बीटा और गुणांक। गुणांक कौन कौन से हुए, a, b और c। तो माना द्विघात बहुपद ax² + bx के शून्यक अल्फा एवं बीटा है तथा गुणांक द्विघात बहुपद के a, b, c, ठीक है।
यहाँ पे आपको ये तो साफ दिख रहा है गुणांक क्या है। देखो माना द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा, ये हमने मन से माना है, और ये आपको दे रखा है गुणांक द्विघात बहुपद के ए बी सी और शून्यकों के मध्य और शून्यक अल्फा बीटा के मध्य संबंध। अरे वाह, संबंध गणित के अंदर कुछ अलग टाइप का होता है। और वैसे हमारे नॉर्मल वे में संबंध भाई बहन का भी हो सकता है, पति पत्नी का भी हो सकता है, दादा और पोते का भी हो सकता है। वो अपने दैनिक जीवन वाले संबंध है, ये वाला संबंध अलग है दोस्तों। यहाँ पे संबंध, यहाँ पे रिश्तेदारी की बात हो रही है किसमें, शून्यकों और गुणांकों के मध्य क्या रिलेशन है, वो रिलेशन हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको सूत्र की सहायता से ही समझा रहा हूँ मैं। डायरेक्ट आपको मैं तो ये बता देना चाहता हूँ कि ये कमल है, ये विनोद का भतीजा लगता है। ठीक है, आपको ये नहीं बताना है कि इसकी दादी उसके घर गई वो गई, ऐसा नहीं करना है हमें, डायरेक्ट याद रख लेना है दोस्तों। ठीक है, तो आपको समझा दूंगा मैं, यहाँ पे सूत्र लिख रहा हूँ दोस्तों। संबंध वाला क्या है, ठीक है, संबंध, दो संबंध आते हैं। एक तो होता है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा दो शून्य के, और बीच में मैंने चिन्ह कैसा लगा दिया दोस्तों, प्लस का लगा दिया ना, तो शून्यकों का योग हो गया। आप हिंदी में भी लिख सकते हो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। चाहो आप अल्फा बीटा लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो। और वो क्या आता है, शून्यकों का योग क्या आता है, शून्यकों का योग क्या आएगा दोस्तों। यहाँ पे आप देखो द्विघात का बहुपद दिख रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। शून्यकों का योग क्या होगा, माइनस एक्स का गुणांक। इसकी बात कर रहे हैं, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या भाई, एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पे बताओ, एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पे, बी। एक्स किससे गुणा हो रहा है, तो प्लस का बी है तो बी आ गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस हो, चिन्ह माइनस हो तो माइनस भी साथ लिखना है आपको। और ये वाला माइनस तो सूत्र में ही है भाई, बटे में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है भाई, यहाँ पे ए है। एक्स स्क्वायर किससे गुणा हो रहा है, वही क्या है, गुणांक है दोस्तों। इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। कुल मिला के मैं ये लिख सकता हूँ, देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक, ये लो माइनस का चिन्ह सूत्र वाला, और एक्स का गुणांक क्या है भाई यहाँ पे, बी है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बी। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है भाई यहाँ पे, ए है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, ए। तो आपका ये सूत्र बन गया भाई, यही आपका सूत्र है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया, माइनस बी अपॉन ए। दिमाग के अंदर ये फीड रखना है दोस्तों। ये इस बार आया भी था, संबंध वाला प्रश्न आता भी है और खूब बार आ भी चुका है और आने के चांस भी हैं। ठीक है, हम अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं, प्रश्नों पे नहीं आया है। 3.1 का एक भी प्रश्न हमने अभी तक सॉल्व नहीं किया है, हम 3.1 तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें आएगी तो ही हम प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। आप इस सूत्र को याद रख सकते हो, शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे हुए में एक्स स्क्वायर का गुणांक। या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। दूसरा होता है, ये पहला संबंध हो गया, और दूसरा संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल। अल्फा को किससे गुणा कर दिया, बीटा से। अल्फा और बीटा क्या है दोस्तों, शून्यक है, तो यहाँ पे लिखोगे शून्यकों का गुणनफल, का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। हिंदी में भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल, मतलब शून्यकों का गुणनफल। वो क्या होता है भाई, देखो यहाँ पे द्विघात बहुपद दिख रहा है, इसको नोट कर लेना दिमाग में। व्यापक रूप क्या है, तो यहाँ पे आता है अचर पद, अचर पद, अचर पद बटे हुए में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद बटे हुए में एक्स स्क्वायर का गुणांक आता है दोस्तों। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या निकल कर आया,
अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या निकल कर आया, अचर पद क्या है द्विघात बहुपद में, अचर पद क्या है, इसकी बात कर रहे हैं दोस्तों हम। यह आपके माइंड में चलना चाहिए, इसकी बात हो रही है यहाँ पे। अचर पद क्या होता है जिसमें x नहीं है, वो क्या आपका अचर पद है। तो वो क्या है ऊपर द्विघात बहुपद में, c है दोस्तों, क्या है c है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर किससे गुणा हो रहा है भाई, a से हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो ये आपका दूसरा संबंध हो गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a। ये सूत्र आपको याद रखने हैं दोस्तों। अभी तक आपके पास मुश्किल से 10-5 सूत्र आए, धीरे धीरे सूत्रों की एक जड़ी सी लगेगी। सावन में बारिश की जड़ी लगती हैं, वैसे सूत्रों की जड़ी लग जाएगी आपके। तो सूत्र याद करने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जिस प्रकार से मैं सूत्र याद करता था, और आज मुझे लगभग हज़ारों सूत्र याद है दिमाग में। कौन सा सूत्र कहाँ लगता है, ऐसी युक्ति आपको दिमाग में बैठानी पड़ेगी। एक कंप्यूटर की तरह दिमाग को हमारे को बनाना पड़ेगा। तो सूत्र कैसे याद होते हैं मैं आपको आज समझा देता हूँ पहले, क्योंकि हमें बिल्कुल फुर्सत से काम करना है, बिल्कुल संयम से काम करना है, हमें भूलना नहीं है। ऐसे एक आपको ऐसा मार्केट में कोई पेज मिल जाएगा, बड़ा पेज, उसको आप क्या बोलते हो, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, जिस पे हम पेंटिंग वगैरह बनाते हैं ना, उस टाइप के आपको बैनर मिल जाएंगे, वाइट बैनर, रंगीन बैनर। तो उनमें मैं क्या करता था कि ऐसे मोटे अक्षरों में सूत्र लिख लेता था, ऐसे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, इसी प्रकार से आपका दूसरा सूत्र आया, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। इस प्रकार से एक बैनर बना लेते हैं, और जहाँ पे हम सोते हैं तो उठते ही जिसके सामने की जो दीवार है हमारे को जब सुबह मॉर्निंग में चैत होता है, तो सामने जिस पे नज़र पड़ती है वहाँ पे हमारे ये फार्मूला का चार्ट चिपका हुआ होना चाहिए, और उठते ही एक बार इनके दर्शन हो जाए और इनका एक बार रिवीजन हो जाए, तो पूरे साल भर ऐसा पैटर्न चलेगा। तो मैं कहता हूँ, ये मेरा पूरा विश्वास है मुझे, कि आपको हर सूत्र मुँह ज़बानी याद रहेगा दोस्तों, आप कभी नहीं भूलोगे। आप इस नियम को फॉलो करके देखना, ज़िंदगी में एक नया बाहर आ जाएगा आपके। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। ये दोनों सूत्र आपको याद रखने हैं, कैसे भी रखो आप, चाय के साथ लो चाहे पानी के साथ लो, आपको सूत्र तो लेने पड़ेंगे दिमाग के अंदर। ठीक है, अब वो आपकी मर्जी है, आप चार्ट बनाकर याद करते हो या दीवार पे चिपका के एक आप रोज़ सवेरे उठते ही, मॉर्निंग में उठते ही आप रिवीजन करते हो। मेरा मानना यही है कि आप ऐसे करोगे तो बहुत उचित होगा और बहुत फ़ायदा मिलेगा। दोनों सूत्र आपको याद हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक पर्सन के साथ इन फार्मूलों को यूज करते हैं। देखो, पहला पर्सन है हमारे बुक का, पहला पर्सन है पर्सन नंबर 1। मैं पर्सन बोल रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख भी जाएगा पर्सन। ठीक है, मैं पर्सन बोल रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, वो क्या है दोस्तों, आप देखो, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम एक लिख लेते हैं, पहले का पहला है, पहले का पहला क्वेश्चन है भाई, पहले का पहला क्वेश्चन है, 3.1 चल रही है, 4x स्क्वायर प्लस 8x। क्वेश्चन क्या है, नोट करना, क्वेश्चन क्या है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्य को एवं गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। इसके शून्य ज्ञात करने, साथ ही जो शून्य को और गुणांकों के मध्य जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच भी करनी है कि वो संबंध सत्य है या नहीं है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ध्यान से समझना। सभी क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन हैं बुक में, तो चारों ही क्वेश्चन क्या है, सेम टाइप के हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, अगले वीडियो में फिर और भी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ेंगे, पूरे क्वेश्चन आपको समझाएंगे, ये हमारा वादा है। लगातार वीडियो पे बने रहिए। देखो, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख ही रहा है, और देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना। पहले सबसे पहले शून्यक निकालना है। कैसा बहुपद है भाई, यहाँ पे 2 पार्ट कर लेते हैं बोर्ड के, यहाँ से हल स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक तरफ शून्यक निकाल लेंगे और दूसरी तरफ हम संबंध स्थापित कर देंगे, संबंध की सत्यता की जाँच कर लेंगे। पहला नियम, किसी बहुपद के शून्यक निकालने हो, किसी बहुपद के शून्यक निकालने हो दोस्तों, तो सबसे पहले बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं। बहुपद को किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। ठीक है, शून्यक
ज्ञात करने के लिए बहुपद को शून्य के बराबर रखते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। केवल समझाने के उद्देश्य से दोस्तों मैं लिख रहा हूँ, वैसे कोई इसका मेन उद्देश्य नहीं है। 4x² + 8x बराबर में क्या है भाई, 0 है। अब दोस्तों इसकी तुलना करनी है आपको। ठीक है, ये द्विघात का बहुपद है, समझ में आ रहा है, द्विघात का बहुपद है। इसकी तुलना कर लेते हैं हम किससे, की तुलना ax² + bx प्लस, देखो बहुपद को शून्य के बराबर रखते हैं। अच्छा, ऊपर लिखा हुआ है ना, शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद को शून्य के बराबर रखते हैं। ठीक है, बहुपद की तुलना करने पर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बहुपद 4x² + 8x की तुलना ax² + bx + c से करने पर दोस्तों केवल समझाने के उद्देश्य से कि आपके दिमाग में थोड़ी सी भी भ्रांति नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी भ्रांति बड़े समस्या को उत्पन्न करती है, इसलिए समस्या का समाधान हम तुरंत प्रभाव से करेंगे, चाहे हमें टाइम लग जाए। ठीक है, वीडियो में चाहे हमें टाइम लग जाए। ये हमारा बहुपद था दोस्तों। ठीक है, 4x² + 8x, ये वाला दिख रहा है, ये वाला बहुपद है ये। इसकी तुलना कर रहे हैं हम व्यापक रूप से, द्विघात वाले बहुपद की व्यापक रूप से तुलना कर रहे हैं ax² + bx + c। इससे तुलना करेंगे तो a बराबर क्या आ रहा है भाई, a बराबर क्या आ रहा है, देखो a की जगह क्या दिख रहा है, x² का गुणांक इसमें क्या है, 4। इसमें b का मान क्या आ रहा है, x का गुणांक इसमें b है तो इसमें x का गुणांक क्या है, 8। और इसमें c क्या है, इसमें तो c आया ही नहीं, इसमें c दिख ही नहीं रहा है, तो c क्या है भाई, 0 है। c क्या है, 0। इतना हो गया दोस्तों। ठीक है, अब आपको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, मैं इधर कर लेता हूँ, किसके शून्य ज्ञात करने, 4x² + 8x = 0 के शून्य ज्ञात करने हैं। जब इसमें 3 पद होते हैं, जब इसके अंदर 3 पद होते हैं, कहने का मतलब c भी आता है तो हम गुणनखंड करेंगे। इसमें तो c आया ही नहीं, तो डायरेक्ट ही गुणनखंड हो जाएंगे ना। यहाँ पे 2 पद हैं, दोनों में से जो कॉमन आ रहा है उनको ले लो आप। तो यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बच गया दोस्तों, x बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, 2 बच गया। 2 कैसे बचा, 4 का भाग दोगे 8 में कितनी बार जाता है, 2 बार, तो भागफल ही तो आता है यहाँ पे, तो क्या आ गया, 2। अब वही बात, 2 संख्या है, एक पद तो ये वाला है और एक ये वाला है, दोनों को गुणा करते क्या आ रहा है भाई, 0 आ रहा है। 2 संख्याओं को गुणा करते 0 आ रहा है, ये तभी पॉसिबल है, तभी संभव है जब दोनों में से कोई ना 0 है। तो या तो 4x 0 होगा या x + 2 0 होगा कि नहीं भाई। 2 संख्याओं का गुणा 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से कोई ना कोई एक 0 है, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अब आप बताओ, 4 तो 0 हो नहीं सकता, 4 तो 0 हो नहीं सकता, तो कौन 0 होगा, x 0 होगा। कहने का मतलब ऐसे, ये जो गुणा में संख्या है वो किधर आ जाएगी, भाग में आ जाएगी। 0/4, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हो तो क्या आता है, 0 आता है। तो x बराबर क्या आ गया दोस्तों, 0। इधर आप पक्षांतरण करोगे तो 2 उस साइड में जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का, x बराबर -2। तो ये आपका पहला शून्य का आ गया और ये दूसरा शून्य का आ गया, जो कि सूत्र में क्या लिखा हुआ था, अल्फा और बीटा लिखा हुआ था। ठीक है, तो द्विघात बहुपद के शून्य क्या आ रहे हैं, द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बराबर आप क्या मान लो, 0 आ गया, और बीटा बराबर क्या आ गया दोस्तों, -2 आ गया। बीटा बराबर क्या आ गया, -2 आ गया। ठीक है, बीटा बराबर क्या आ गया दोस्तों, -2 आ गया। दोनों शून्य का आ गए। मैं थोड़ा सा इधर से मिटा लूँ, आपको समझ में आ गया होगा। इधर से मिटा लेते हैं या थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इधर।
संबंध की बात करते हैं, संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। संबंध की जांच, संबंध की जांच करते हैं दोस्तों। संबंध क्या था? एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था? माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। हमारे क्या आ रहा है? शून्यकों का योग। देखो LHS जोड़ के देख लेते हैं। LHS का मतलब ये शून्यकों का योग, एल्फा प्लस बीटा बराबर शून्यकों का योग। बताओ भाई क्या आ रहा है? पहला शून्य क्या था? 0 था, एल्फा का मान 0, और दूसरा शून्य क्या था? माइनस का 2 था, बीटा का मान क्या है? -2 है। दोनों को जोड़ा तो क्या आ गया? -2 आ गया दोस्तों। अपने नियम के अनुसार तो क्या आ रहा है? अपने सिंपल तरीके से शून्यकों को जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है? -2 आ रहा है दोस्तों। क्या आ रहा है? -2 आ रहा है। ओके, अब इस सूत्र के अनुसार भी क्या आना चाहिए? -2 ही आना चाहिए। देखो इधर वाला जो पार्ट है उसमें एल्फा का मान मैंने 0 रखा और बीटा का मान क्या रखा? -2 रखा, तो क्या आ गया? -2। साथ ही सूत्र से क्या आ रहा है? देखो इस संबंध की सहायता से RHS बराबर क्या है? -b अपॉन ए है ना। RHS का मान क्या है? -b अपॉन ए है। तो माइनस ये वाला माइनस, और b का मान क्या रखोगे दोस्तों? b बराबर क्या है? अभी जो मिटाया था ना, आप वहाँ पे देखो, आपने कॉपी में लिखा होगा b का मान क्या है? हमारे 8 है। क्या है दोस्तों? 8 है। और बटे हुए में क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि a का मान। a का मान क्या है दोस्तों? आप देखोगे अपने नोटबुक में तो एक की जगह क्या बताया था मैंने? 4। अब -8 में आप 4 का भाग दोगे तो क्या आ गया? -2 आ गया। तो देखो इसका मान भी क्या आ रहा है? -2। इधर वाले का मान भी क्या आ रहा है? -2 आ रहा है। तो ये दोनों क्या हो गया? बराबर हो गए। LHS बराबर क्या हो गया भाई? LHS बराबर RHS आ गया ना। RHS आ गया। अब दूसरा सूत्र था, दूसरा जो संबंध था उसकी भी हम जांच करेंगे। वो दूसरा क्या है भाई? शून्यकों का गुणनफल। ये तो पहला संबंध हो गया हमारा। ठीक है, पहला संबंध। दूसरा संबंध शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या था? एल्फा इंटू बीटा। एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या था? C अपॉन ए होता था। C अपॉन ए होता था। तो एल्फा इंटू बीटा का मान क्या आएगा? देखो एल्फा का मान क्या है? 0 है, और बीटा का मान क्या है? -2 है। 0 को -2 से गुणा करोगे क्या आएगा भाई? 0 ही तो आएगा। 0 किसी भी संख्या से गुणा करो क्या आता है? 0 आता है। इसलिए इसका मान क्या आ गया? 0। शून्यकों का गुणनफल क्या आ रहा है? 0। अब सूत्र क्या था? सूत्र में भी मान रख के देखो भाई, C अपॉन ए था। एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या था? C अपॉन ए था। तो इसमें मान रखो एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ रहा है? संबंध की सहायता से। तो C का मान क्या है भाई? C का मान क्या था? आप नोटबुक में देखोगे, आपने नोट्स उतारे हैं, मैंने मिटा दिया है। आप देखोगे C बराबर क्या था दोस्तों? 0। और A बराबर क्या है? 4। इसमें मान रखा है मैंने, इसमें मान रखा है C का 0 और A की जगह 4 रखा है। अब आप बताओ 0 में 4 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 0 ही तो आएगा। किसी भी संख्या का 0 में भाग देते हैं तो क्या आता है? सदैव 0 आता है। किसी भी संख्या में 0 का भाग किसी भी संख्या का 0 में भाग देते तो क्या आता है? 0 आता है। तो हमारे सूत्र की सहायता से भी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। और वैसे गुणा करके देखते हैं तो भी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो यह हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से 1-2 प्रश्न और करेंगे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, इसी टाइप के प्रश्न करेंगे। जब तक आपको समझ में नहीं आ जाते तब तक हम करते रहेंगे। टाइम खूब है, टाइम की चिंता मत करो, कोर्स कंप्लीट करवाएंगे। आप लगातार वीडियो देखते रहें, अपने दोस्तों को लिंक शेयर करें। कम से कम इस वीडियो का लिंक एक बंदा 3 दोस्तों को शेयर करेगा, ये प्रॉमिस करता हूँ मैं। ठीक है, आपको समझाने की मेरी गारंटी है दोस्तों। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।